विनीता पड़ोसियों के साथ हॉल में बैठी बातें कर रही थी। तभी उसकी नई नई दोनों बहुएं वहां पर आती हैं। बड़ी बहू माधुरी के हाथ में बिस्किट का ट्रे था तो वहीं छोटी बहू खुशी के हाथ में चाय का ट्रे था। माधुरी और खुशी सभी को चाय बिस्किट देती हैं। तभी तारीफ करते हुए अमृता कहती है, अरे वाह वनीता, तेरी दोनों बहुएं तो बड़ी ही सुंदर और संस्कारी हैं। हाँ हाँ, क्यों ना हो, मैं दोनों को बड़ा ही ढूंढ कर लाई हूँ। दोनों की शादी एक साथ कर दी। अब मैं अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो गई हूँ। मेरी दोनों बहुएं मिलकर अब घर संभालेंगी और मैं आराम करूंगी। ये सुनकर माधुरी और खुशी भी बहुत खुश होती हैं। काफी देर बातें करने के बाद मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसी उनकी शादी को 3 दिन बीत जाते हैं। आज सुबह सुबह विनीता माधुरी के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, माधुरी बहू उठ जा, आज से तेरे पति के ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई हैं। नाश्ता बनाना है, जल्दी उठ जा। हाँ हाँ माँ जी, मैं उठ गई हूँ, बस आ ही रही हूँ। अब विनीता खुशी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है और कहती है, खुशी बहू तू भी उठ जा, आज से तेरे पति की भी छुट्टियां खत्म हो गई है। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं हॉल में आती हैं। तब उन्हें देखकर विनीता कहती है, आज तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म है और आज से तुम दोनों को अपना घर संभालना है। बड़ी बहू तुम रसोई का काम देख लो और छोटी बहू तुम घर की साफ सफाई देख लेना। अब खुशी झाड़ू उठाकर पूरे घर में झाड़ू लगाती है तो वहीं माधुरी रसोई में जाती है और सबसे पहले चाय बनाती है। तब तक सभी लोग उठकर हॉल में आ चुके थे। माधुरी सभी लोगों को चाय लाकर देती है। तभी विनीता पोछा लगा रही खुशी से कहती है, अरे खुशी बहू, तुमने तो झाड़ू पोछा लगाने में बहुत ही समय लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, पहले चाय पी लो। सभी लोग साथ मिलकर चाय पीते हैं। उसके बाद खुशी फिर से पोछा लगाने में लग जाती है और माधुरी रसोई में जाकर फ्रिज से सब्जियां निकालती है और उन्हें काटकर उनमें कुछ देसी खड़े मसाले का तड़का लगाती है। उसके तड़का लगाते ही तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी रमेश कहता है, अरे विनीता, रसोई से इतनी अच्छी तड़के की खुशबू आ रही है। हाँ जी, मैं भी वही देख रही थी। लगता है बहू ने सब्जी में तड़का लगाया है। हाँ माँ, इस तड़के की खुशबू को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आज खाने में बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी खाने को मिलने वाली है। हाँ माँ, भैया सही कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और अब तो भूख भी लगने लगी है तड़के की खुशबू से। जहाँ एक तरफ घर के सभी लोग इस तड़के की खुशबू के बारे में बात कर रहे थे तो वहीं अमृता रसोई में खाना बना रही अपनी बहू अवनी से कहती है, अरे अवनी बहू, आज तो सामने विनीता की खिड़की से तड़के की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ माँ जी, आज लगता है उनकी नई बहू सब्जी में तड़का लगा रही है। आमने सामने खिड़की होने की वजह से सारी खुशबू हमारी रसोई में भी आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाकर रमेश कहता है, बहू तुमने तो बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। दाल भी तुमने तड़के वाली बनाई है, बड़ी ही अच्छी लग रही है। और पिताजी, गाजर का हलवा भी बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। बड़ी भाभी के हाथों में तो सच में बहुत टेस्ट है। अब हमें छोटी भाभी के हाथ का खाना भी खाना है। हाँ कोमल, क्यों नहीं, आज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे ही सारा दिन बीत जाता है। शाम होते ही विनीता खुशी से कहती है, खुशी बहू, सुबह माधुरी बहू ने खाना बनाया था और अभी रसोई में जाकर तुम खाना बना लो। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। जिठानी जी, आप ऊपर का काम देख लीजिए और मैं खाना बना लेती हूँ। हाँ खुशी, पहले तो मैं हॉल में टीवी देखती हुई सब्जियां काट देती हूँ। दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं। खुशी खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है तो वहीं माधुरी सब्जियां लेकर बाहर हॉल में आ जाती है और अपनी सास के साथ बैठकर टीवी देखते हुए सब्जियां काटने लगती है। खुशी दाल चावल को धोकर चढ़ाती है। उसके बाद वो रसोई में रखी हुई चेयर पर बैठ जाती है और अपना फोन उठाकर अपने आप से कहती है, जब तक भाभी सब्जियां काट रही हैं तब तक मैं अपना मोबाइल देख लेती हूँ। यही सोचकर खुशी मोबाइल देखने लगती है। मोबाइल देखते देखते खुशी को नींद आ जाती है और नींद में वो जोर जोर से खर्राटे लेने लगती है। खर्राटों की आवाज इतनी तेज थी कि हॉल तक जा रही थी। तभी माधुरी अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये किचन में ऐसी आवाज क्यों आ रही है, जैसे कोई खर्राटे ले रहा हो। हाँ माँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन किचन में खर्राटे कौन ले सकता है। छोटी भाभी तो खाना बना रही है। वैसे मुझे थोड़ी चावल जलने की भी स्मेल आ रही है। अरे तुम दोनों बातें ही करती रहोगी या रसोई में जाकर देखोगी भी कि क्या हो रहा है। अब माधुरी और कोमल दोनों रसोई में जाती हैं तो देखती हैं कि खुशी कुर्सी पर बैठे बैठे नींद में खर्राटे ले रही थी और चावल जल रहे थे। माधुरी जल्दी से दौड़कर गैस बंद करती है और फिर खुशी को जगाते हुए कहती है, अरे खुशी, तुम तो रसोई में खाना बना रही थी, फिर तुम सो कैसे गई। खुशी चौंक कर उठ जाती है और कहती है, अरे भाभी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। आई एम सॉरी भाभी, शायद ज्यादा थकान की वजह से नींद आ गई।
वो तो ठीक है भाभी, लेकिन आप इतनी जोर जोर से खर्राटे क्यों ले रही थी? खर्राटे? नहीं तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे खर्राटे ले रही थी। तभी विनीता भी वहां आ जाती है और ये सब कुछ देखकर कहती है, खुशी बहू, रसोई सोने की जगह नहीं, काम करने की जगह होती है। खैर कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। और माधुरी बहू, जरा इन जले चावलों का कुछ करो, वरना आज कोई खाना नहीं खा पाएगा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं इन्हें ठीक कर देती हूँ। अब कोमल और विनीता वापस हॉल में चली जाती हैं। माधुरी एक दूसरा पतीला लेकर उसमें जीरे का तड़का लगाकर ऊपर के चावल निकालकर उसमें डाल देती है। फिर वो दाल का कुकर खोलकर दाल में तड़का लगाती है और फिर सब्जी में तड़का लगाते हुए खुशी से कहती है, खुशी, तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारा खाना ठीक कर दिया है। थैंक यू सो मच भाभी, आप नहीं होती तो आज मुझे बहुत डांट पड़ती। खुशी की बात सुनकर माधुरी मुस्कुरा देती है। दोनों बहुएं मिलकर खाना लगाती हैं। सभी लोग खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह रमन माधुरी से कहता है, अरे माधुरी बहू, कल तुमने जो तड़का लगाया था उसकी खुशबू तो मुझे अभी तक याद आ रही है। मैं तो कहता हूँ कि सुबह का खाना तुम ही बना लिया करो। हाँ माधुरी बहू, तुम्हारे ससुर जी सही कहते हैं। तुम काम जल्दी भी कर लेती हो और खाना भी काफी अच्छा बना लेती हो, तो तुम सुबह का खाना बना लिया करो और खुशी ऊपर का काम देख लिया करेगी। शाम को खुशी खाना बना देगी और तुम ऊपर का काम देख लिया करना। ठीक है माँ जी, तो मैं अभी रसोई में जाकर खाना बना लेती हूँ। अब माधुरी रसोई में जाती है, खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद जब वो मसाले वाली दाल में तड़का लगाती है तो उसके स्पेशल मसाले की खुशबू से पूरा घर महक जाता है। तभी पड़ोसी कमलेश बाबू उनके घर आते हैं और कहते हैं, अरे भाई रमेश, आजकल तेरी रसोई से बड़ी अच्छे तड़के की खुशबू आती है। तो मैं समझ गया कि नई बहू खाना बना रही है। सोचा आज नई बहू के हाथ का खाना ही खा लूं। हाँ, अरे कमलेश, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हमारी बड़ी बहू गांव की है, वो देसी मसाले से तड़के लगाती है और अलग अलग मसाले का इस्तेमाल करके सब्जी भी बनाती है। अरे खाना तो वो सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती है। वैसे तुम खाकर बताना कि तुम्हें कैसा लगा। ये सुनकर वहां बैठी खुशी अपने मन में सोचती है, सभी लोग मिलकर जिठानी जी की कितनी तारीफ करते हैं। आज मैं भी शाम को अच्छा खाना बनाऊंगी तो सभी लोग मेरी भी तारीफ करेंगे। थोड़ी देर बाद माधुरी सभी लोगों का खाना लगा देती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। तब कमलेश खाना खाकर कहता है, अरे भाई रमेश बाबू, आपकी बहू तो सचमुच बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। वही खाना खाकर तो मुझे मजा ही आ गया। सभी लोग मिलकर माधुरी की तारीफ कर रहे थे और खुशी को यह सुनकर बुरा लग रहा था। खाना खाकर कमलेश बाबू चले जाते हैं। तब माधुरी खुशी से कहती है, खुशी, तुम रसोई में बर्तन साफ कर लो और मैं रसोई साफ कर लेती हूँ। ठीक है जिठानी जी, जैसा आप कहें। अब खुशी सारे बर्तन उठाकर रसोई में लेकर जाती है और धीरे धीरे बर्तन धोने लगती है। तो वहीं माधुरी रसोई साफ करती है। माधुरी का काम खत्म हो चुका था, लेकिन खुशी का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था। ये देखकर माधुरी कहती है, खुशी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत धीरे धीरे काम करती हो? हटो, मैं ही कर लेती हूँ। ऐसा कहकर माधुरी खुशी को हटाकर खुद ही सारा काम कर लेती है। काम खत्म करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। शाम को विनीता माधुरी के कमरे में आती है और कहती है, अरे माधुरी बहू, सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो तुम कोमल के साथ बाजार जाकर सब्जियां ले आओ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। माधुरी और कोमल सब्जियां लाने के लिए बाजार जाती हैं। दोनों मिलकर सब्जियां खरीदती हैं। फिर कोमल माधुरी से कहती है, माधुरी भाभी, उस पानी पूरी वाले को देख रही हैं आप? वो बहुत ही टेस्टी पानी पूरी बनाता है। चलिए हम पानी पूरी खाते हैं। माधुरी और कोमल पानी पूरी खाती है। तभी वहां पर अवनी भी पानी पूरी खाने आती है और माधुरी को देखकर कहती है, माधुरी भाभी, आजकल तो सारे मोहल्ले में आपके तड़के की ही चर्चे हो रहे हैं। ऐसे कैसे तड़का लगाती हो जिसकी खुशबू इतनी दूर दूर तक जाती है? कुछ नहीं अवनी, बस कुछ देसी मसाले से तड़के लगाती हूँ मैं। ऐसी बातें करते हुए वो लोग पानी पूरी खाते हैं और फिर सब्जी लेकर अपने अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही विनीता कहती है, अरे आ गई बहू तुम, हरी मटर लेकर आई हो ना? हमारे घर में हरी मटर सभी को बहुत पसंद है। हाँ हाँ माँ जी, मैं हरी मटर भी लाई हूँ और कुछ खड़े मसाले भी खरीद कर ले आई हूँ। आज मैं आप सभी को हरी मटर की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है माधुरी बहू, तो तुम यहीं बैठकर हरी मटर छील लो और खुशी बहू तुम रसोई में जाकर चाय बना कर ले आओ और हाँ, साथ में थोड़े बिस्किट भी लेकर आना। माधुरी रसोई में जाती है और एक प्लेट में हरी मटर रखकर ले आती है और सामने बैठकर अपनी सास और नंद से बातें करते हुए उन्हें छीलने लगती है। तो वहीं खुशी रसोई में जाकर चाय चढ़ाती है और फिर वो अपने आप से कहती है, चाय को पकने में तो थोड़ा समय लगेगा। मुझे वैसे भी बहुत थकान हो रही है। ऐसा करती हूँ, कुर्सी में बैठकर फोन चला लेती हूँ, तब तक चाय भी पक जाएगी। ऐसा कहकर खुशी कुर्सी पर बैठकर फोन चलाने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सो जाती है और जोर जोर से खर्राटे लेने लगती है। बाहर हॉल में बैठी विनीता खर्राटों की आवाज सुनकर कहती है, अरे ये रसोई में अजीब तरह की आवाजें कैसे आ रही हैं? खुशी बहू तो चाय बना रही थी।
अरे भाई विनीता, रसोई से कुछ जलने की भी स्मेल आ रही है। रुकिए माँ जी, मैं रसोई में जाकर देखती हूँ कि क्या हुआ है। माधुरी रसोई में आती है तो देखती है कि चाय जल रही थी और खुशी कुर्सी पर सोई खर्राटे ले रही थी। माधुरी गैस बंद करती है और खुशी को जगा कर कहती है, खुशी तुम चाय बना रही हो या सो रही हो? तुमने तो सारी चाय भी जला दी और रसोई भी गंदी कर दी। ये सुनकर खुशी चौंक कर उठ जाती है और कहती है, भाभी मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई, सॉरी। तभी वहां पर विनीता और कोमल भी आ जाते हैं। विनीता ये सब देखकर गुस्सा होते हुए खुशी से कहती है, खुशी बहू, ये सब क्या है? तुमसे इतना छोटा सा काम भी नहीं होता? अगर तुम्हें सोना ही था तो तुम बेडरूम में जाकर सोती। चाय बनाते हुए सोने की क्या जरूरत थी? विनीता गुस्सा करते हुए वहां से चली जाती है। तब माधुरी खुशी को समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं खुशी, गलती इंसान से ही होती है, जाने दो। अब मुंह धो लो और मैं चाय बनाकर देती हूँ सभी को। अब खुशी मुंह धोती है। माधुरी चाय बनाकर सभी को दे देती है। फिर वो खाना बनाना शुरू करती है और वो सबसे पहले सब्जी में तड़का लगाती है, जिसकी खुशबू सारे घर में फैल जाती है। फिर माधुरी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग माधुरी का बनाया खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। तब विनीता कहती है, माधुरी बहू, कल से सुबह का खाना तुम बना लिया करो और शाम का खाना खुशी बना लिया करेगी। इससे तुम दोनों को समय भी मिलेगा और हमें भी दोनों के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। अगले दिन सुबह माधुरी रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। उसके तड़के की खुशबू से पूरा घर महक उठता है। तभी अंबर रसोई में आता है और कहता है, भाभी आपके तड़के की खुशबू से तो पूरा घर महक रहा है। आज आप मेरे लिए लंच बॉक्स में थोड़ा ज्यादा खाना रख देना, मैं अपने दोस्तों को भी तो खिलाऊं और बताऊं कि मेरी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती है। हाँ हाँ दिव्या जी, जरूर। आज मैं आपके लंच बॉक्स में ज्यादा खाना रख दूंगी। ऐसा कहकर माधुरी अपने काम में लग जाती है तो वहीं खुशी डाइनिंग टेबल साफ करती है और फिर सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खा लेते हैं और रमेश और उनके दोनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं। कोमल भी अपने कमरे में अपना प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए चली जाती है और विनीता पड़ोस में चली जाती है। तब माधुरी खुशी से कहती है, खुशी तुम ऐसा करो कि तुम बर्तन धो लो और मैं रसोई साफ कर लेती हूँ। खुशी बर्तन धोने लगती है और माधुरी रसोई साफ करने लगती है। लेकिन माधुरी ने जल्दी अपना काम खत्म कर लिया और खुशी धीरे धीरे बर्तन धो रही थी। तब माधुरी खुशी से कहती है, खुशी तुम इतने धीरे धीरे काम क्यों करती हो? खैर कोई बात नहीं, लाओ बर्तन मैं ही धो लेती हूँ। ऐसा कहकर माधुरी बर्तन धोने लगती है। दोनों बहुएं सारा काम खत्म करके अपने अपने कमरों में आराम करती हैं। अब शाम हो जाती है और विनीता खुशी के कमरे में आकर उससे कहती है, खुशी बहू, रसोई में जाकर खाना बना लो और माधुरी ऊपर का काम देख लेगी। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं खाना बना लेती हूँ। अब खुशी रसोई में जाती है और सबसे पहले वो दाल चावल धोकर चढ़ाती है और सब्जियां काटती है। फिर वो आटा गूंथती है। उसके बाद वो कुर्सी में बैठे हुए अपने आप से कहती है, अरे इतना सारा काम करके तो मैं थक गई, ऐसा करती हूँ थोड़ी देर सर स्टैंड पर टिकाकर आराम कर लेती हूँ। यही सोचकर खुशी सर को स्टैंड पर टिकाकर आराम करती है। लेकिन थोड़ी देर में वो सोच और उसके खर्राटों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। हॉल में बैठे अंबर को जब खर्राटों की आवाज आती है तो वो विनीता से कहता है, ये क्या अम्मा, रसोई में इतनी जोर से खर्राटों की आवाज क्यों आ रही है? रसोई में कौन सो रहा है? अरे तेरी बीवी खाना बनाते बनाते खर्राटे लेने लगती है। बड़ी बहू जाकर देख तो सही, खुशी फिर से तो नहीं सो रही है। अब माधुरी रसोई में जाती है तो देखती है कि खुशी खर्राटे ले रही थी और दाल चावल जल रहे थे। माधुरी जल्दी से गैस बंद करती है और खुशी को जगाते हुए कहती है, खुशी ये क्या, तुम फिर से गैस पर दाल चावल को छोड़कर सो गई? कितनी बार समझाया है तुम्हें कि खाना गैस पर रखकर तुम्हें सोना नहीं है। खुशी चौंक कर उठती है और कहती है, माफ करना भाभी, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। तभी रसोई में सभी लोग आ जाते हैं और विनीता गुस्सा होते हुए कहती है, माधुरी बहू, आज के बाद खाना तुम ही बनाना और खुशी बहू घर का काम करेगी। मैं तो परेशान हो गई हूँ। ऐसा कहकर विनीता गुस्सा होते हुए वहां से चली जाती है। तब अंबर खुशी से कहता है, अरे खुशी, थोड़ी अपनी जिम्मेदारी भी समझो। भाभी को देखो, वो कितनी जिम्मेदार है। कोई बात नहीं देवर जी, गलतियां इंसान से ही होती हैं। आगे से खुशी ध्यान रखेगी। माधुरी सारा खाना बनाकर लगा देती है। सभी लोग माधुरी के बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब दोनों समय का खाना माधुरी ही बनाती है और खुशी के धीरे धीरे काम करने की वजह से वो घर का बाकी काम भी करवाती है। एक दिन अनिल माधुरी से कहता है, माधुरी, आजकल तो तुम सारा दिन रसोई में ही लगी रहती हो। मुझे तो तुम समय ही नहीं देती। मुझे लगता ही नहीं है कि मेरी नई नई शादी हुई है। क्या करूँ जी, आपको तो पता है कि खुशी रसोई में जाते ही सो जाती है और खाना जल जाता है। इस वजह से दोनों समय का खाना मुझे ही बनाना पड़ता है। इन सब में तो मुझे अपने लिए समय ही नहीं मिल पाता। हाँ माधुरी, मैं समझ सकता हूँ। वैसे मैं कह रहा था कि कल हमें शर्मा जी के यहाँ डिनर पर जाना है। मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलेंगे। ठीक है जी, मैं तैयार रहूंगी। अगले दिन माधुरी शाम को विनीता के पास जाती है और सारी बातें बताते हुए कहती है, माँ जी, मैं जाकर डिनर के लिए तैयार हो जाती हूँ और आज शाम का खाना खुशी बना लेगी। हाँ बहू, तुम जाओ। खुशी बहू, आज शाम का खाना तुम बना लो और ध्यान रहे कि रसोई में जाकर सोना मत। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए।
अब माधुरी अपने कमरे में जाकर तैयार होती है और अनिल के आते ही वो लोग डिनर के लिए निकल जाते हैं। तो इधर खुशी रसोई में जाकर खाने की तैयारी करती है। वो धीरे धीरे काम कर रही थी, इसलिए काफी देर में वो दाल चावल चढ़ाती है, उसके बाद सब्जियां काटती है और फिर आटा गूंथती है। तभी विनीता वहां आती है और कहती है, खुशी बहू, तुम्हें खाना बनाते काफी देर हो चुकी है, थोड़ा जल्दी काम करने की आदत डालो, जल्दी जल्दी खाना बना लो, सभी को भूख लग रही है। हाँ माँ जी, बस बना ही रही हूँ। विनीता वहां से चली जाती है और खुशी अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद फिर वो अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं तो थक गई। ऐसा करती हूँ कि कुर्सी में बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और साथ में फोन चलाती हूँ ताकि मुझे नींद आए। खुशी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल चलाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है और वो जोर जोर से खर्राटे लेने लगती है। खर्राटों की आवाज जब हॉल में जाती है तो सभी लोग समझ जाते हैं कि ये खुशी के खर्राटे हैं। सभी लोग दौड़कर रसोई में आते हैं तो देखते हैं कि दाल चावल जल रहे थे और खुशी खर्राटे ले रही थी। कोमल गैस बंद करती है और खुशी को जगाते हुए कहती है, अरे भाभी, सारे दाल चावल जला दिए हैं आपने और रसोई भी कितनी गंदी करती है। खुशी चौंक कर उठ जाती है और रसोई में सभी लोगों को देखकर डर जाती है और कहती है, पता नहीं मुझे नींद कैसे आ गई, मैं तो बस कुर्सी में बैठकर फोन चला रही थी। तभी वहां पर माधुरी आ जाती है। विनीता माधुरी को देखकर कहती है, देख रही हो माधुरी बहू, एक काम भी खुशी ढंग से नहीं कर सकती। एक टाइम अगर माधुरी बहू नहीं रहे तो ये खाना भी नहीं बना सकती है। विनीता गुस्सा होते हुए वहां से चली जाती है। खुशी भी माधुरी से सॉरी कहती है। अब माधुरी फिर से सभी लोगों का खाना बनाती है। ऐसी समय बीत रहा था और घर का सारा काम माधुरी पर आ गया था। एक दिन माधुरी की बुआ सास अपनी बहू नीलम के साथ उनके घर आती है। सभी लोग उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। उसके बाद नंदिता कहती है, वैसे माधुरी बहू और खुशी बहू, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर मैं तुम्हारे घर पर आई हूँ। सोचा कि दोनों बहू से मिल लूं। वैसे चाची जी, सच कहूँ तो माँ जी माधुरी भाभी के तड़के की तारीफ सुनकर यहाँ आई हैं। चाचा जी हमेशा फोन लगाकर उनकी तारीफ करते हैं। हाँ माधुरी बहू, नीलम सच कह रही है, जरा हमें भी तो खाना बनाकर खिलाओ अपने हाथों का। हाँ बुआ जी, आज मैं आप सभी को अपनी पसंद का ही खाना बनाकर खिलाऊंगी। ऐसा कहकर माधुरी रसोई में चली जाती है। तब विनीता खुशी से कहती है, खुशी बहू, तुम भी रसोई में जाकर माधुरी बहू की मदद कर दो। अब खुशी भी रसोई की तरफ चली जाती है। माधुरी रसोई में काम करते हुए खुशी से कहती है, खुशी, सब्जियां तो मैंने पहले ही काट कर रख ली थी। ऐसा करती हूँ, मैं सब्जी में तड़का लगा देती हूँ, तुम तब तक मुझे दाल चावल धोकर दे दो और आटा गूंथ लो। जी जी ठानी जी। अब खुशी अपने काम में लग जाती है तो वहीं माधुरी सब्जी में अलग अलग खड़े मसाले का तड़का लगा देती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। खुशबू सुनकर नंदिता कहती है, भैया, आपने माधुरी बहू की बिल्कुल सही तारीफ की थी। लगता है इतनी अच्छी खुशबू आ रही है रसोई से कि मन मुग्ध हो गया है। वैसे चाची जी, खुशी भाभी भी तो अच्छा खाना बनाती होंगी ना? हाँ बहू, वो भी अच्छा ही खाना बना लेती है। अब माधुरी बहू बड़ी है तो इसलिए वो ज्यादा जिम्मेदार है। अब मैं इन्हें क्या ही बताऊं कि खुशी तो रसोई में जाते ही सो जाती है और खर्राटे लेने लगती है। एक तरफ ये लोग बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी चाय बनाकर खुशी से कहती है, खुशी, देखो दाल चावल गैस पर रखे हैं, तुम इन्हें देखना, ये जले ना, और तब तक मैं सभी लोगों को चाय देकर आई। ठीक है। माधुरी चाय लेकर वहां से चली जाती है और खुशी कुर्सी पर बैठकर फिर से फोन चलाने लगती है। माधुरी हॉल में आकर सभी को चाय देती है। तब नीलम चाय लेते हुए माधुरी से कहती है, माधुरी भाभी, मेरे पास बैठो और मुझे बताओ कि आप सब्जी में ऐसे किन मसाले का तड़का लगाती हो जिसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है? मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी पहले मैं खाना तो बना लूं। अरे माधुरी बहू, रसोई में खुशी है ना, वो देख लेगी। बेचारी माधुरी को मजबूरी में सभी के साथ बैठकर चाय पीना पड़ता है और वो चाय पीने के साथ साथ नंदिता को तड़के की रेसिपी बताती है। इधर थोड़ी ही देर में रसोई से जोर जोर से खर्राटों की आवाज आने लगती है। ये सुनकर नंदिता कहती है, अरे विनीता, ये रसोई से जोर जोर की खर्राटों की आवाज कैसी आ रही है? कौन है वहाँ? माधुरी सबको समझ जाती है और बात को संभालते हुए कहती है, अरे नहीं बुआ जी, ये खर्राटों की आवाज नहीं है। दरअसल हमारी मिक्सी खराब हो गई है ना, तो मसाला पीसने पर वो ऐसे ही आवाजें करती है। आप लोग रुकिए, मैं जाकर रसोई में देख कर आती हूँ। अब माधुरी दौड़कर रसोई में आती है तो देखती है कि दाल उबल कर बह रही है और खुशी कुर्सी में बैठकर खर्राटे ले रही है। माधुरी गैस बंद करती है और खुशी को जगाते हुए कहती है, खुशी, तुम्हें कहा था ना कि तुम सोना मत, तुम फिर सो गई। मेहमानों के बीच बेइज्जती कराओगी क्या? अगर बुआ जी को पता चल गया कि तुम इतनी बुरी तरह से खर्राटे लेती हो तो माँ जी की कितनी इंसल्ट होगी। खुशी चौंकते हुए उठकर माधुरी से कहती है, माधुरी भाभी प्लीज माँ जी को कुछ मत बताना, मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं कब सो गई। लेकिन इस समय विनीता वहां पर आ जाती है और गुस्से से खुशी को देखती है। माँ जी, वो मैं।
बस बस बहू रहने दो, तुम्हारी सफाई की मुझे जरूरत नहीं है। तुम उठो और अपने कमरे में जाओ। माधुरी बहू तुम रसोई संभाल लेना। ऐसा कहकर विनीता वहां से चली जाती है और खुशी भी रसोई से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाती है। माधुरी रसोई का काम करते हुए मन ही मन सोचती है, देवरानी जी के खर्राटे लेने की आदत ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। सारा का सारा काम मुझे करना पड़ता है। पता नहीं देवरानी जी कब सुधरेंगी। ऐसा कहकर माधुरी खाना बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो सारा खाना टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने आ जाते हैं। बुआ जी और नीलम खाना खाकर खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तभी नीलम कहती है, माधुरी भाभी सचमुच आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इसी तरह सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह बुआ जी दोनों बहू को आशीर्वाद देकर अपने घर लौट जाती हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब घर का सारा काम माधुरी पर आ गया था। माधुरी घर का सारा काम अकेले कर करके परेशान हो गई थी। एक दिन माधुरी अपने मन में सोचती है, खुशी के खर्राटे लेने की वजह से घर का सारा काम मुझ पर ही आ गया है। अब तो माँ जी भी मेरे भरोसे हो गई हैं और खुशी को कुछ भी नहीं कहती। इन सब में मैं अपने पति के लिए समय ही निकाल नहीं पाती हूँ। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझे ही खुशी को सुधारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, मैं खुशी से बात करती हूँ। यही सोचकर माधुरी रसोई में जाती है और मूंगफली के डिब्बे से थोड़ी मूंगफलियां निकालकर उन्हें भूनती है और फिर उन मूंगफलियों को लेकर खुशी के कमरे में पहुंचती है। वो देखती है कि खुशी टीवी देख रही थी। माधुरी खुशी से कहती है, खुशी, माँ जी और कोमल बाजार गई हुई हैं। घर का सारा काम खत्म हो गया था तो मैं अकेली बैठी बोर हो रही थी। सोचा तुम्हारे साथ मूंगफलियां ही खा लूंगी और बातें भी हो जाएंगी। हाँ भाभी, आओ आओ बैठो। अब दोनों देवरानी जिठानी साथ में बैठकर मूंगफलियां खाते हुए बातें करती हैं। बातों ही बातों में माधुरी खुशी से कहती है, खुशी, मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरी तारीफ होती है वैसे तुम्हारी भी तारीफ हो। घर में सभी लोग तुमसे भी खुश रहें। हाँ भाभी, चाहती तो मैं भी आई हूँ, लेकिन खर्राटे लेने की आदत ने मुझे सबकी नजरों में बहुत गिरा दिया है। लेकिन खुशी, आखिर तुम खर्राटे लेती क्यों हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दरअसल भाभी, मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, इसलिए कोई भी काम नहीं करती थी। अब जैसे ही मैं रसोई में जाकर थोड़ा काम करती हूँ तो थक जाती हूँ और सोचती हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, लेकिन बैठते ही सो जाती हूँ और मुझे ही जोर जोर से खर्राटे आने लगते हैं। मैं समझ सकती हूँ खुशी कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज की आदत लग सकती है तो वो छूट भी सकती है। आज के बाद तुम मेरे साथ रसोई में चलना। हम दोनों मिलकर तुम्हारी इस आदत पर जल्दी ही काबू पा लेंगे। ये सुनकर खुशी बहुत खुश हो जाती है। शाम को दोनों देवरानी जिठानी रसोई में जाती हैं और बातें करते हुए खाना बनाना शुरू करती हैं। थोड़ी देर में खुशी थक जाती है। तब माधुरी कहती है, खुशी, लगता है तुम थक गई हो और तुम्हें नींद आने लगी है। किसी भी आदत को एकदम से नहीं बदला जा सकता है। ऐसा करो कि तुम बाहर चली जाओ, अपने कमरे में जाकर टीवी देखो। मैं बाकी का काम खुद ही कर लूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, आपकी जैसी जेठानी मिलना मेरे लिए नसीब की बात है। ऐसा कहकर खुशी वहां से चली जाती है और माधुरी अपना काम करने लगती है। अब माधुरी हर दिन खुशी को अपने साथ रसोई में ले जाती और उससे थोड़ा बहुत काम करवाने के बाद उसे भेज देती। धीरे धीरे खुशी की काम करने की आदत पड़ जाती है और वो माधुरी के साथ काम करवाने लगती है। एक दिन खुशी माधुरी से कहती है, भाभी, आपने तो मेरी खर्राटे लेने की आदत ही छुड़वा दी है, लेकिन हाँ, अब मुझे भी अपने जैसा खाना बनाना सिखा दीजिए ताकि मैं भी आपकी तरह ही परफेक्ट हो जाऊं। हाँ खुशी, क्यों नहीं, आओ आज मैं तुम्हें तड़का लगाना सिखाती हूँ। ऐसा कहकर माधुरी खुशी को तड़का लगाना सिखाती है। धीरे धीरे समय बीतता है और खुशी भी माधुरी की तरह सब कुछ सीख जाती है। अब उसके परिवार वाले उससे भी बहुत खुश रहते हैं। इस तरह दोनों बहुएं अब साथ मिलकर रहती हैं और काम करती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।